18 फरवरी 2021। इस दिन नासा की सांसें 7 मिनट के लिए थम जाएंगी। वजह होगी परसिवरेंस रोवर की मार्स में लैंडिंग। मार्स से पृथ्वी तक इंफॉर्मेशन को पहुंचने में 40 मिनट्स लगते हैं। मतलब नासा को 14 मिनट के बाद पता चलेगा परसिवरेंस की लैंडिंग सफल हुई या असफल। नासा परसिवरेंस की लैंडिंग को किसी तरह से भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इस दौरान नासा सिर्फ एक मुक्त दर्शक बनी रहेगी। परसिवरेंस की लैंडिंग ऑटोनॉमस होगी, यानी परसिवरेंस को खुद मार्स में लैंड करना होगा और अपनी स्पीड को 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे से 0 किलोमीटर प्रति घंटे तक लाना होगा, ताकि वो लैंड करते वक्त टूट ना जाए। रोवर को मार्स में एंटर, डिसेंड और लैंडिंग करने के लिए 7 मिनट लगेंगे। इस 7 मिनट के दौरान कई स्टेजेस होंगे और एक छोटी सी भी चूक नासा के अरबों रुपए और लाखों लोगों की मेहनत को बर्बाद कर देगी। इसलिए इसे कहते हैं 7 मिनट्स ऑफ टेरर। ये 7 मिनट मार्स मिशन के सबसे हार्ड और कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इन 7 मिनटों में क्या क्या होने वाला है, कैसे और कहां पर परसिवरेंस रोवर को लैंड कराया जाएगा, लैंड होने के बाद परसिवरेंस रोवर क्या करेगा और इंजेनिटी हेलीकॉप्टर का क्या काम होगा, परसिवरेंस रोवर कैसे मार्स की मिट्टी के सैंपल्स को वापस पृथ्वी में भेजेगा। आपको इस वीडियो में वह सब कुछ जानने को मिलेगा जो आपको इस मिशन के बारे में जानना जरूरी है। अंतरिक्ष के शांत, खाली और ठंडे 7 महीने के सफर के बाद परसिवरेंस रोवर लगभग 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले नासा की ग्राउंड टीम स्पेसक्राफ्ट को बताएगी कब उसे ईडीएल यानी एंट्री, डिसेंट और लैंडिंग की शुरुआत करनी है। इस मैसेज के बाद स्पेसक्राफ्ट में लगे ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स ही रोवर की सेफ लैंडिंग कराने का काम करेंगे। अगर इस बीच कुछ भी खराबी हो जाती है तो नासा कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ अपने मिशन को फेल होते देखने के सिवाय। स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे से 0 तक लाना होगा और उसे पहले से टारगेटेड जगह जेजुरो क्रेटर पर लैंड करने के लिए खुद को गाइड भी करना होगा। इसलिए जरूरी है स्पेसक्राफ्ट की हर चीज सही समय, सही सीक्वेंस में काम करे, वरना रोवर की लैंडिंग। मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले स्पेसक्राफ्ट के पीछे लगे थ्रस्टर्स को स्पेसक्राफ्ट को इस ओरिएंटेशन में लाना होगा, क्योंकि जब स्पेसक्राफ्ट 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे के इतनी तेज रफ्तार से मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगा कि टेम्परेचर 14,000 डिग्री सेल्सियस से 16,000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, सूरज के आउटर सरफेस के बराबर। स्पेसक्राफ्ट सूरज की तरह चमकने लग जाएगा। इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर से रोवर को बचाने के लिए स्पेशली डिजाइन हीट सील लगाए गए हैं। छोटे थ्रस्टर्स भी फायर होते रहेंगे ताकि इस दौरान स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता न भटके। मार्स अपर एटमॉस्फेयर के एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस के कारण स्पेसक्राफ्ट की स्पीड घटकर 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, मगर स्पीड अभी बहुत ज्यादा है। इसलिए 3 मिनट के बाद और मार्स की सतह से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर अब तक का बनाया गया सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरसोनिक पैराशूट को डिप्लॉय किया जाएगा। यह पैराशूट इतनी तेजी से खुलेगा कि स्पेसक्राफ्ट को 9G का झटका देगा। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है, जिसके कारण इतने मैसिव पैराशूट को बनाया गया है। इस इमेज में आप देख सकते हैं पैराशूट के सामने इंसान कितना छोटा है। कुछ सेकंड्स के बाद ही हीट सील्ड को हटा दिया जाएगा, क्योंकि इसकी अब कोई जरूरत नहीं बची और इसके कारण नीचे लगे रेडार्स और कैमरास अब मार्स सरफेस से ऊंचाई और सरफेस को देख पाएंगे। रोवर में लगे एक नए इंस्ट्रूमेंट टेरेन रिलेटिव नेविगेशन कैमरा की मदद से मार्स सरफेस की तेजी से फोटोज को खींचेंगे और उन फोटोज को एनालाइज करके ऐसे सरफेस की तलाश करेगा जहां रोवर को सेफली उतारा जा सकता है। आपने पैराशूट की मदद से एस्ट्रोनॉट्स के ऑर्बिटर को पृथ्वी में उतरते देखा होगा, और जैसे मैंने आपसे कहा मार्स का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा पतला है, जिसके कारण इतना बड़ा पैराशूट भी इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही घटा पाएगा, जो कि अब भी बहुत ज्यादा है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट जब सरफेस से 2 किलोमीटर की दूरी में होगा तब पावर डिसेंट स्टेज की शुरुआत होगी। पैराशूट बैक सेल के साथ अलग हो जाएगा। अब रोवर
मार्स लैंडिंग इंजन के साथ बाकी सफर तय करेगा, जिसमें 8 ट्रैटर रॉकेट्स लगे जो स्पीड को घटाकर 3 किलोमीटर प्रति घंटे तक ला देंगे। इस दौरान लैंडिंग साइट की खोज भी जारी रहेगी। अगर रोवर को रैटर रॉकेट की मदद से लैंड कराया गया तो रॉकेट के दौरान धूल के गुब्बार बन जाएंगे जो रोवर के इंस्ट्रूमेंट्स को डैमेज पहुंचा सकते हैं। इसलिए सरफेस से 27 मीटर की ऊंचाई पर स्काई क्रेन एक्टिवेट होगा। अगले 10 सेकंड में लाइन आउट केबल की मदद से रोवर को लैंड कराया जाएगा। रोवर के लैंड करती ही स्काई क्रेन जल्दी से केबल को डिटैच करके रोवर से बहुत दूर चले जाएगा और कहीं क्रैश हो जाएगा ताकि रोवर के ऊपर टकरा के उसको नष्ट ना कर दे। अगर 18 फरवरी को सब कुछ इसी तरह होता है तो मार्स परसिवरेंस मिशन सफल हो जाएगा। उन सभी लोगों की मेहनत रंग लाएगी जिन्होंने इसमें दिन रात काम किया है। परसिवरेंस रोवर का 2 साल का एक नया सफर शुरू हो जाएगा। अठारह फरवरी 2021 को इस 7 मिनट के टेरर को आप नासा के ऑफिशियल यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम के जरिए देख सकते हैं। मगर इस लाइव स्ट्रीम में परसिवरेंस रोवर लैंडिंग की लाइव वीडियो और ऑडियो देखने की उम्मीद ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मार्स और अर्थ के बीच का कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो इस लाइव स्ट्रीम में आपको नासा के कंट्रोल सिस्टम में बैठे क्रू दिखेंगे जो आपको परसिवरेंस रोवर की लैंडिंग की हर एक डिटेल रियल टाइम में देंगे। जो भी वीडियोस और इमेजेस आप इस लाइव स्ट्रीम में देखेंगे वो रियल नहीं होंगे बल्कि कंप्यूटर जनरेटेड होंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह, जब हमें पता चलेगा परसिवरेंस रोवर मार्स में एंटर करा है तब तक रोवर मार्स में लैंड भी कर चुका होगा। हालांकि परसिवरेंस के लैंड करने के बाद मार्स की कुछ धुंधली तस्वीरें हमें जरूर देखने को मिल जाएगी और लैंडिंग की पूरी रियल वीडियो और ऑडियो नासा लगभग 1 हफ्ते बाद पूरी तरह से प्रोसेस करके शेयर करेगी। पिछली बार हमें क्यूरियोसिटी रोवर की लैंडिंग वीडियो देखने को मिला था, मगर इस बार नासा ने स्पेसक्राफ्ट और रोवर दोनों में माइक्रोफोन फिट किए, मतलब हमें पहली बार मार्स एटमॉस्फेयर की रियल साउंड सुनने को भी मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये मिशन क्यूरियोसिटी रोवर की तरह सफल हो। मगर लैंडिंग के बाद क्या होगा? रोवर के साथ इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर को भी भेजा गया, जिसे परसिवरेंस रोवर के गर्भ में सुरक्षित रखा गया है। रोवर के सुरक्षित लैंड होने के बाद रोवर का काम होगा कि वह फ्लैट सरफेस की खोज करे जिसे इंजेन्युइटी हेलीपैड की तरह यूज कर सके। जब उसे सही जगह मिल जाएगी तो रोवर के गर्भ से इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर को बाहर निकालेगी और इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर से कुछ दूर चली जाएगी ताकि वे इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर को उड़ते देख सके, यानी उसकी वीडियो बना सके। इंजेन्युइटी में 13 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है जिनसे वे मार्स की फोटोज खींचेगा। ये फोटोज खींचकर इंजेन्युइटी रोवर को शेयर करेगा। रोवर इन तस्वीरों को मार्स के ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट को भेजेगा और फिर अर्थ के सैटेलाइट को। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर की मिशन लाइफ सिर्फ 30 दिन की होगी और इस 30 दिन के अंदर ये एक बार भी उड़ पाए तो इसे सफल माना जाएगा। इंजेन्युइटी असल में टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, इसलिए इसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लगाए गए हैं। इसका वजन लगभग 1 किलोग्राम है, जबकि रोवर का वजन 1 टन के बराबर है। इंजेन्युइटी से हमें पता चलेगा क्या हम लैब में बनाए गए हेलीकॉप्टर्स को दूसरे प्लैनेट्स में भी उड़ा सकते हैं। अगर ये सफल होता है तो फ्यूचर में हमें एडवांस हेलीकॉप्टर्स देखने को मिलेंगे और ये हमारी रिसर्च में एक नया डायमेंशन, एरियल डायमेंशन ऐड कर देगा। इंजेन्युइटी के सबसे ऊपर सोलर पैनल है जिससे उसकी 4 बैटरी चार्ज होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि 90% चार्ज मार्स के ठंडे रातों में खुद को गर्म रखने में खर्च कर देगा, यानी 10% ही उड़ने में यूज होगा। इसमें 2 कार्बन ब्लेड सिस्टम है जो 1 मिनट में 2400 बार घूमती है। दोनों ब्लेड सिस्टम का रोटेशन अपोजिट है। मार्स में बहुत कम एटमॉस्फेयर होने के कारण वहां पर हेलीकॉप्टर को उड़ाना बहुत ही हार्ड चैलेंज होगा और फ्यूचर में पता चलेगा ये सफल होता है या फेल। परसिवरेंस रोवर को क्यूरियोसिटी रोवर का अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं। दोनों का डिजाइन लगभग सेम ही है। इसमें छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इसके पहियों को ही देख लीजिए, और इस बार ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरास लगाए गए हैं। इसमें कुल 19 कैमरास फिट किए गए हैं। पहली बार इसमें 2 माइक्रोफोन लगाए गए हैं ताकि हम मार्स को और अच्छे से महसूस कर सकें। इसके साथ मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट भी बेहद खास होगा क्योंकि इससे CO2 गैस को ऑक्सीजन में बदलने की कोशिश की जाएगी ताकि फ्यूचर में मार्स में रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन गैस की कमी ना हो और ऑक्सीजन का यूज फ्यूल के रूप में भी किया जाएगा। खुद के फ्यूचर को मार्स में देखने वाले इंसानों के लिए जरूरी है कि इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम करे। परसिवरेंस रोवर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी मदद से पहली बार मार्स के सॉइल या रॉक के सैंपल को
पृथ्वी में लाया जाएगा। और ये कैसे होगा? क्या परसिवरेंस रोवर उड़ के वापस पृथ्वी में आएगा? नहीं, परसिवरेंस वहीं पर रहेगा, मगर इसका काम होगा घूम फिर के बिल्कुल सही सैंपल को कलेक्ट करना। मैं आपको बताना भूल गया कि इस रोवर में एक ड्रिल मशीन भी लगाया गया है, जिसका काम ऑब्वियसली ड्रिल करना होगा कुछ इस तरह से। मार्स के सैंपल को इस ट्यूब के अंदर रखा जाएगा। ये मिट्टी हो सकती है, ये रॉक सैंपल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। परसिवरेंस सैंपल कलेक्ट करके इन ट्यूब्स को सील कर देगा। सील करने के बाद रोवर इन ट्यूब्स को लावारसी की तरह वहीं पर छोड़ देगा। परसिवरेंस का काम इतना ही होगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि नासा की तरह ही एक दूसरी स्पेस एजेंसी है, कुछ साल बाद मार्स में एक लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर को भेजेगी। रोवर मार्स में लैंड करेगा और इसका बस इतना ही काम होगा कि वो गिरे हुए सैंपल को उठा के लैंडर के पास ले जाएगी। छोटा सा रॉकेट लॉन्चर उन सैंपल्स को लेकर सैंपल को आसमान में लॉन्च कर देगा। ऊपर एक सैटेलाइट होगा जो सैंपल को कलेक्ट करेगा और फिर वह सैंपल को अर्थ के रास्ते में भेज देगा। अर्थ के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट सैंपल का इंतजार कर रहा होगा, जो सैंपल को आते ही सैंपल को कैच करेगा और फिर वापस पृथ्वी में लाया जाएगा। तो ये मिशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फिर मार्स सैंपल की जांच लैब में किया जाएगा और हमें बहुत सी रहस्यों का पता चलेगा। परसिवरेंस को जेजुरो क्रेटर पर ही क्यों लैंड कराया गया? नासा के इस मिशन का मेन एम है कि वे मार्स के पास्ट के बारे में जान सके, मार्स के जियोग्राफी और वेदर को अच्छे से समझ सके। मार्स का एटमॉस्फेयर कैसा था? क्या वहाँ जीवन था? क्या इंसान मार्स पर रह सकता है या फिर उसे कोई और ग्रह ढूंढना चाहिए? जेजुरो क्रेटर मार्स में एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो किसी समय एस्ट्रॉयड के टकराने से बना होगा। नासा को ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि जेजुरो क्रेटर पास में एक डेल्टा था, मतलब वहां पर पानी भरा था, और जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। अगर हमें ऑर्गेनिक लाइफ के एविडेंस की तलाश है तो फिर बेस्ट ऑप्शन है जेजुरो क्रेटर। तो मुझे लगता है आपने इस मिशन के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। हालांकि ये सभी जानकारी अब भी 10% से कम है। अगर आप परसिवरेंस रोवर या इंजेन्युइटी या मार्स सैंपल रिटर्न के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।